रात के तकरीबन 10:30 बजे का समय होता है। पवन कुमार अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। उसने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शराब पी करके रखी थी, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा गहरा नशा हो चुका था। लेकिन दोस्तों थोड़ा-सा समय गुजरने के बाद पवन कुमार को पायल बजने की यानी कि पायल की झनकार सुनाई देती है। पवन कुमार सोचने पे विवश हो जाता है कि आखिरकार इतनी देर रात गए कौन आ गया है और यह पायल की आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। पवन कुमार अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अपने कमरे का जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पवन कुमार देखता है कि उसके सामने उसकी सासू गायत्री देवी खड़ी थी और उसके बदन पर सिर्फ केवल दो ही कपड़े होते हैं। पवन कुमार जैसे ही अपनी सासू गायत्री देवी को इस हालत में अपने दरवाजे पे खड़ा देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और अब इसके बाद दोस्तों गायत्री देवी अपने दामाद पवन कुमार को कहने लगती हैं कि देखो पवन, आज घर में कोई भी नहीं है और हम दोनों ही इस कमरे में बिल्कुल ही अकेले हैं और मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम मेरे काले घोड़े की सवारी करो। और वैसे भी मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि जब तक तुम 3-4 बार काली घोड़े की सवारी नहीं कर लेते हो, तब तक तुमको नींद नहीं आती है। पवन कुमार दोस्तों जैसे ही गायत्री देवी की इन बातों को सुनता है तो पवन कुमार गदगद हो जाता है। और अब दोस्तों थोड़ा-सा समय और गुजरने के बाद गायत्री देवी जो थी वह पवन कुमार को लेकर के अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है। दोस्तों इस अंधेरी रात के अंदर पवन कुमार और उसकी सास गायत्री देवी के बीच में आज पूरी रात क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंदेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये जहाँ से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी ये सच्ची कहानी है, इसकी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और कानपुर में दोस्तों एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम बस्ती मोहल्ला होता है। और इसी मोहल्ले की रहने वाली गायत्री देवी, जिसकी उम्र करीबन 42-43 साल के आसपास होती है, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत और ये आकर्षक महिला होती है। और इतनी उम्र में होने के बाद भी ये केवल 30 साल की दिखाई देती है। गायत्री देवी की केवल एक ही बेटी होती है जिसका कि नाम पूजा होता है और उसने दोस्तों पूजा की 1 साल पहले शादी भी कर दी थी। गायत्री देवी का पति 8 साल पहले इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों गायत्री देवी के पास बहुत अच्छी संपत्ति होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है। तो फिर भी दोस्तों गायत्री देवी जो थी वो अपनी बेटी पूजा को कहा करती थी कि बेटी, तुम दामाद को लेकर के इसी घर पे रहना शुरू कर दो ताकि यहाँ का भी काम काज दामाद जी संभाल लिया करेंगे और साथ में तुम भी यहाँ रह लिया करना। लेकिन दोस्तों इसकी बेटी पूजा मानने को तैयार नहीं होती है। और आखिरकार दोस्तों थोड़ा सा और समय गुजर जाने के बाद एक दिन गायत्री देवी जो थी वह अपनी बेटी पूजा के पास फोन कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि बेटी पूजा, तुम थोड़ा-सा समय निकाल कर के मेरे घर पे भी कभी-कभी आ जाया करो। और तुम्हारी शादी को भी हुए कम से कम लगभग 1 से 1.5 साल का समय हो गया है, तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी निकाल लिया करो। तभी पूजा जो थी वो कहने लगती है कि मैं आज के आज ही आपके दामाद से इस बारे में बातचीत करूँगी। अब इसके बाद दोस्तों गायत्री देवी जो थी वह अपनी बेटी पूजा को पूछने लगती है कि बेटी, जो मेरा दामाद है पवन कुमार, वह तुमको खुश रख पाता है या नहीं रख पाता है? अब इसके बाद पूजा जो थी वह अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि तुम्हारे जो दामाद है पवन कुमार, वह मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हैं, लेकिन रात के समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया करते हैं। अब इसके बाद गायत्री देवी अपनी बेटी पूजा को पूछने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो तुमको रात को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब इस तरीके से हँसते मुस्कुराते हुए पूजा जो थी वह अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि माँ, जब तक वह 3-4 बार काम खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक तो उनको नींद ही नहीं आती है। और अब इस तरीके से दोस्तों थोड़ा-सा समय और गुजरने के बाद इन दोनों की बातें खत्म हो जाती है और जैसे ही शाम का समय होता है, तो शाम के समय में पूजा का पति पवन कुमार जो था वह घर पे वापस आता है। तब पूजा अपने पति को कहने लगती है कि तुम्हारी सास गायत्री देवी का फ़ोन कॉल आया था और वह जो है हम दोनों को अपने घर पे बुलाना चाहती हैं और वैसे भी मेरा कल जन्मदिन है और मुझे तो कल ज़रूर जाना ही पड़ेगा। तभी पवन कुमार जो था वह कहता है कि मैं बैंक से 5 दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ और कल के कल ही हम दोनों अपने सासू माँ से के पास मिलने के लिए चले जाएँगे। अब इस तरीके से दोस्तों पवन कुमार जो था वो बैंक से छुट्टी ले लेता है और बैंक से छुट्टी लेने के बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह करीबन 9 बजे के आस-पास
पूजा और पवन गाड़ी से गायत्री देवी के घर पे पहुंच जाते हैं। और अब दोस्तों जैसे ही गायत्री देवी के दोनों घर पे पहुंचते हैं, गायत्री देवी के घर की डोरबेल बजाई जाती है, तो गायत्री देवी जो थी वह दरवाज़ा खोल देती है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही गायत्री देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है, तो पवन कुमार की आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाती है। पवन कुमार देखता है कि उसकी सास जो गायत्री देवी है, उन्होंने बड़ी ही पतली और पारदर्शी सफ़ेद रंग की साड़ी पहन के रखी थी, जिसमें से उनका बदन जो था वो पवन कुमार को साफ-साफ दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही गायत्री देवी का बदन उसको दिखाई देता है, तो वह देखता ही रह जाता है। और अब दोस्तों वह अपने सास गायत्री देवी की शरीर की बनावट को, उसकी खूबसूरती को और उसकी जवानी को करीब से देख रहा होता है। अब इसके बाद दोस्तों गायत्री देवी जो थी वह अपनी बेटी पूजा और अपने दामाद पवन कुमार को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। पूजा जो थी वह अब अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि आज मेरी माँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहीं पे मनाने आई हूँ। उसकी माँ गायत्री देवी जो थी वह बेहद खुश हो जाती है और शाम के समय में दोस्तों एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी के अंदर दोस्तों इस पूजा की कुछ सहेलियां भी शामिल होती हैं। और दोस्तों इस पार्टी के अंदर इस लड़की पूजा का जन्मदिन मनाया जाता है। और इस पार्टी के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी खासी शराब का भी व्यवस्था किया जाता है। अब जैसे ही पवन कुमार काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है तो वह टाइट हो जाता है। और फिर अब उसके बाद यहाँ पर जो ये गायत्री देवी होती है, जो उसकी सास पवन कुमार की सास जो होती है, वो भी शराब पीती हैं, जिसके कारण दोस्तों उसको भी काफ़ी ज़्यादा गहरा नशा हो जाता है। अब दोस्तों लगभग करीबन 1 घंटे का समय गुजरने के बाद लगभग पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। और पूजा की जितनी भी सहेलियाँ होती हैं वह कहने लगती हैं कि पूजा, तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दो और फिर तुम अपने घर पे चली आना। अब इस तरीके से पूजा जो थी वह अपने पति के पास जाती है और जाके कहने लगती है कि मेरी सहेलियों को मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन पवन कुमार जो था वह कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी रखी है और कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और अब इसके बाद पूजा ही अपनी सहेलियों को छोड़ने के लिए फिर से गाड़ी पे चल पड़ती है। अब दोस्तों वह गाड़ी निकालती है, अपनी सहेलियों को बैठाती है और जा उनके घर पे छोड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान दोस्तों बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बरसात होने लग जाती है। अब पूजा की सहेलियाँ पूजा को कहने लगती हैं कि पूजा, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। तुम जो है अपने पति पवन कुमार के पास फ़ोन कॉल कर दो। और अब इसके बाद पूजा जो थी वो अपने पति पवन के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मैं आज रात बारिश के कारण अपने घर पे नहीं आ पाऊँगी, मैं अपनी सहेली के घर पर ही रुक जाती हूँ। तुम अपना ख़्याल रखना और साथ में अपने सास का भी ख़्याल रखना। अब इस तरीके से पवन कुमार जो था वहाँ पे खुश हो जाता है। और अब दो जो उसकी सास गायत्री देवी थी, उसको भी इस बात का पता चल जाता है कि जो उसकी बेटी पूजा है वह आज रात घर पे नहीं आने वाली है। अब दोस्तों जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास पवन कुमार जो था वो अपने कमरे में जाके लेट जाता है। लेकिन पवन कुमार को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ दोस्तों उसकी सास गायत्री देवी को भी नींद नहीं आ रही थी। और अब इस तरीके से फिर गायत्री देवी जो थी वह चोरी छिप के अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर दोस्तों पवन कुमार के कमरे के दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही पवन कुमार दरवाजा खोलता है तो पवन कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पवन कुमार देखता है कि उसकी सास गायत्री देवी बिल्कुल ही उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसके बदन पर केवल 2 ही कपड़े होते हैं। अब इसके बाद गायत्री देवी जो थी वह अपने दामाद को कहने लगती है कि पवन, आज घर में हम दोनों बिल्कुल ही अकेले हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय है। आज की रात हम लोग काफ़ी अच्छे से गुजारने वाले हैं और आज की रात तुम जो हो वह मेरे काले घोड़े की अच्छी तरीके से सवारी कर सकते हो। अब देखते ही देखते दोस्तों पवन जो था वह सारी बातों को समझ चुका होता है। और अब दोस्तों पवन भी कुछ कम नहीं होता है। पवन भी कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस वक्त का फ़ायदा ही उठा लिया जाए, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बहुत ज़्यादा गहरे नशे में होते हैं। और अब इसके बाद दोस्तों पवन की सास जो गायत्री देवी होती है वह पवन को लेकर के सीधे बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है। और अब इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बन जाते हैं, गलत से रिश्ते कायम हो जाते हैं। और यह गलत रिश्ते लगभग पूरी रात बनाए जाते हैं जब तक कि इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और आखिरकार दोस्तों जैसे ही इन दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर ये दोनों अपने अपने कमरे में जा कर के लेट जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह 9 बजे के आसपास पूजा अपने घर पे लौट आती है तो वह देखती है कि उसका पति भी सोया हुआ था और उसकी माँ गायत्री देवी भी सो चुकी होती है।
अब दोस्तों ये दोनों ही 4 दिनों के लिए यहाँ पर आए थे और जैसे ही अगली रात होती है तो शाम के समय में पूजा, पवन और साथ में जो उसकी सास होती है गायत्री, वो तीनों ही मिलकर के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो फिर जा कर के अपने-अपने कमरों में लेट जाते हैं और लगभग करीबन 11:30 बजे के आस-पास तक पवन कुमार की पत्नी पूजा को काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों पवन कुमार को आज भी नींद नहीं आती है और दूसरी तरफ जो उसकी सास गायत्री थी उसको भी नींद नहीं आ रही थी और अब ये दोनों ही आपस में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। और अब इसके बाद जब इस लड़के पवन से रहा नहीं जाता है तब यह अपनी पत्नी के पास से उठता है, कमरे से बाहर निकलता है और फिर अपनी सास के दरवाजे पे चला जाता है और अब जाकर धीरे-धीरे दस्तक देने लगता है। गायत्री देवी जो थी वो दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आई थी और अब इसके बाद वो देखती है कि उसके सामने उसका दामाद पवन कुमार खड़ा होता है। उसकी सास जो थी वह उससे कहने लगती है कि तुम्हारी सास पत्नी भी तुम्हारे पास लेटी हुई है और अगर वह जाग गई तो बहुत बड़ा बखेरा खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों पवन कुमार जो था वो मानने को तैयार नहीं होता है और अब इसके बाद गायत्री देवी जो थी वह अब अपने दामाद पवन कुमार को लेकर के बेडरूम में चली जाती है। फिर से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और अब इस तरीके से पवन कुमार जो उसकी सास गायत्री देवी होती है, ये दोनों ही दोस्तों फिर से एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और दोनों तब तक गलत रिश्ते को कायम करते हैं जब तक कि दोस्तों इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ उसी दौरान जो ये पूजा होती है, पूजा की एक सहेली का फ़ोन कॉल पूजा के फ़ोन पे आ जाता है, जिसके कारण रिंग होता रहता है और पूजा की आँख खुल जाती है और दोस्तों पूजा जो थी वो अपनी सहेली से पूछने लगती है कि इतनी आखिर रात को तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तभी दोस्तों उसकी सहेली जो थी वो उससे कहने लगती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर तुम मेरे घर पे आ सकती हो तो आ जाओ और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे लेकर के जाओगी तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूजा जो थी वो देखती है कि उसका पति जो था वो उसके बेड पर ही नहीं होता है और पूजा दोस्तों जो थी वो फिर अब अपने पति को ढूँढने लगती है, 2-4 कमरों में देखती है लेकिन उसका पति उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और अब आखिरकार पूजा जो थी वो सोचने पे विवश हो जाती है कि आखिर चलो अब अपनी माँ गायत्री से पूछ लेती हो कि उसकी पति इतनी रात को कहाँ गए हैं। अब दोस्तों पूजा जो थी जैसे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ आती है और जब अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है तो दोस्तों 5 मिनट तक तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है और दोस्तों जब 5 मिनट का समय गुजरने के बाद गायत्री देवी दरवाज़ा खोलती है और दोस्तों जब पूजा अंदर जाती है तो दोस्तों पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा देखती है कि उसका पति पवन कुमार अपनी सासू के बिस्तर पर बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में लेटा हुआ था। ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूजा अपनी माँ को गाली देना शुरू कर देती है और अब दोस्तों देखते ही देखते पूजा और गायत्री के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गायत्री देवी रसोई में जाती है, रसोई से चाकू उठा करके लाती है और अपनी बेटी पूजा के ऊपर कई बार वार कर देती है, जिसके कारण दोस्तों पूजा जो थी वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। घर में चीख पुकार मच जाती है, पड़ोसी लोग भी घर में पहुंच जाते हैं और अब फिर दोस्तों अब इसके बाद पवन कुमार को भी दोस्तों पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और आधे घंटे का समय गुजर जाने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पड़ोसी लोग दोस्तों बयान देते हुए बताते हैं कि यहाँ पर गायत्री देवी ने ही अपनी बेटी पूजा की हत्या कर दी है। अब दोस्तों गायत्री देवी जो थी वह अब अपने दामाद के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर रही थी और इसके बाद जो है पुलिस जो है गायत्री देवी और पवन को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है। दोनों की जमकर पिटाई की जाती है और अब दोस्तों इस पिटाई के बाद ही पवन कुमार और गायत्री देवी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और जैसे ही दोस्तों अपने अपने जुर्म कबूल करते हैं उसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, एक मुकदमा दायर कर देती है। दोस्तों 8 महीने के बाद जज साहब गायत्री देवी और इस पवन कुमार दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करने या ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।